इनके भी जो जुबान से ये बात होगी ना, वो ज़्यादा बेटरली समझ आएगी। सो रिसेंटली थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेटमेंट थाईलैंड और इंडिया में हो चुकी है काफी वायरल। इन्होंने ये कहा है कि पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड ओनली थ्रू हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। आज के समय दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चाहे इजराइल हमास का इशू हो, यूक्रेन रशिया का इशू हो, अजरबैजान अर्मेनिया का इशू हो। तो ऐसे टाइम में इन्होंने ये कहा है कि अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है। तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं, देखिए मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है। तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ। किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे, तो अगर वैल्यूज़ ऐसी होती तो हम मुसलमान ना होते हमारे बड़े। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं। जी, अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैल्यू को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कुछ फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो। तो वक्त की वैल्यूज चेंज होगी, वक्त की जो थिंकिंग थी वो चेंज होगी हर चीज़ को लेके। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा मजहब हो चुका वो पैसा हो चुका, वो वेल्थ हो चुकी है। अगर एक टाइम था कि वेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे। अगर 80s में जाएंगे, 90s में जाएंगे, नॉर्मल चल रहे थे हम। हमने 90s के अंदर हमने एटॉमिक पावर भी बन गए। एटॉमिक पावर बनने से मिडिल ईस्ट हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, दुनिया हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई। पाकिस्तान की कोई वैल्यू थी दुनिया में। आज हम अपनी वैल्यूज़ को तब्दील ना कर पाए, हम अपने माइंड सेट को चेंज ना कर पाए, हम फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा पाए। आज दुनिया हमें नहीं पूछती। दुनिया को क्या वजूहत है? मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाहवाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट के अंदर बुलाया जाता है। जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 15 दिन पहले इत्माम शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमें ये वैल्यूज़ क्यों नहीं मिलती? मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी कमी है, और हमारे मुकाबले जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर हमसे ज़्यादा तवज्जो दी है। तो हालांकि हम दुनिया में 5वें या 6ठे नंबर पे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारी इकॉनमी 5वें 6ठे पे नहीं है, शायद वो 40 या उसके आसपास है। जी। हमारी जो इकोनॉमी है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भी पीछे रह गई हुई है। क्या कहेंगे कि क्या हमने इस मुल्क के बारे में ये सोचा था कि ये हालात देखने पड़ जाएंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल जाएगा? बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक है हमारे लिए, शर्मिंदगी की बात भी है। लेकिन हमें अपनी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए। एजुकेशन अगर अच्छी होगी उससे क्या है, हम सीखेंगे, इकॉनमी को सीखेंगे, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग सीखेंगे, और वही हम जब बाहर बेचेंगे, हमारी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट्स की तो लोग ख़रीदेंगे ना, दुनिया ख़रीदेगी और हमारे पास पैसा आएगा। और ये सारी चीज़ बेस कर रही है आपके पीछे एजुकेशन की क्वालिटी पे। तो जब ये ठीक होगी हमारी फ़ौज भी बेहतर हो जाएगी, हमारे पास असला भी अच्छा आ जाएगा, और हमारे पास इकॉनमी के जो मसाइल हैं वो भी ठीक हो जाएगी, दुनिया भी हमें सलाम करेगी। फिर यही थाईलैंड वाले शायद ये भी कह देंगे कि दुनिया में अगर सुकून चाहिए और पीस चाहिए तो फिर इस्लाम को फॉलो करें पाकिस्तान के। बात इधर है। क्या कहना चाहेंगे? ये बातें हमें समझ में आ रही हैं, नॉर्मल बंदे हैं हम, पाकिस्तान के शहरी, हमें समझ आ रही बातें। क्या हमारे ऊपर लेवल के लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती? हम अपना 85%, 85% जो है वो डिफेंस पे लगा रहे हैं।
अगर वहीं हम इंडिया के साथ जिस तरह से चाइना और लद्दाख का मसला आपस में ट्रेड कर रहे हैं वो, इसी तरह हम इंडिया के साथ भी वो मसला एक तरफ रखो यार। उसे कौन कह रहा है कि कुछ वो हल करो या कुछ भी करो, उसे एक तरफ रख कर ट्रेड कर लेनी चाहिए हमें। क्या लगता है कि आपको अगर हम ट्रेड कर लेते हैं इंडिया के साथ तो आपको नहीं लगता कि हमारी मईशत के मसाइल, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी? देखिए उसमें हमें ट्रेड करने का फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। नुकसान इसलिए है कि वो उनकी हर चीज़ अच्छी है, हमसे प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। हम अगर उनसे करते हैं हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रोडक्ट्स रुक जाएंगी, जैसे हमने चाइना के साथ किया था। हमारी कितनी फैक्ट्रीज जो है ना चाइना की वजह से बंद हो गई थी, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज़ की वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं थी, वो चीज़ नहीं दे सके, वो उतनी चीपेस्ट नहीं थी, वो क्वालिटी भी नहीं थी, हम पीछे रह गए। हमें पहले अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छा करना चाहिए। मैंने तकरीबन 90s में बुक्स कुछ पढ़ी हुई हैं। उस और इंडिया जो है वो जैसे भी था अपनी गाड़ियाँ बनाता था। हालांकि हम उनकी जब मूवीज़ को देखते थे तो हम बड़े हैरान होते थे कि इतना बड़ा मुल्क है और ऐसी बेढंगी किस्म की गाड़ियाँ इनके पास, और हमारे पास गाड़ियाँ लग्जरी थी, जापानीज़ थी। लेकिन वो उन्होंने जैसी भी था उन्होंने अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर किया। अब उनकी ये इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो गई है। जब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लिया फिर उन्होंने दूसरों को दावत दी कि हाँ अब ट्रेड कर लें। तो अब हमारी ये सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में हम करेंगे तो हमें और नुकसान होगा, उनकी प्रोडक्ट्स हमारे इधर आ जाएंगी। हाँ ऑलरेडी हो रहा है ना। हमें जापान से हम इतनी करोला की गाड़ियाँ, होंडा की गाड़ियाँ, जर्मनी से गाड़ियाँ इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं। अगर हम अपने पड़ोसी से करेंगे, वाघा बॉर्डर खोलेंगे, डेली गाड़ियों की कतारें लग जाएंगी। और वही गाड़ी जो जापान से हम मंगवाते हैं, ऑल्टो गाड़ी, जो यहाँ पर आते आते जो कि उसकी कीमत 2.5 लाख से सीधे 31 लाख 32 लाख में जा रही है। अगर हम इंडिया के साथ करेंगे, इंडिया के अंदर वही ऑल्टो आप देख लो 3, 3.5, 2.5 लाख रुपए में बिक रही है। तो कुछ ना कुछ होगा ना। अगर महिंद्रा या टाटा यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने कोई यहाँ पर प्लांट्स लगाते हैं गाड़ी मैन्युफैक्चर की, बेनिफिट तो उनको भी होगा, लेकिन हमारी आवाम को तो सहूलत तो मिलेगी ना, गाड़ी सस्ती तो हो जाएंगी, चीज़ें सस्ती तो वो तो आप चाइना से भी कर सकते हैं ना। तो करते नहीं ना सर, करेंगे तो है ना सर। एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं लगी आज तक। आज हम सारी जितनी भी गाड़ियां असेंबल ही कर रहे हैं, हर मुल्क से पार्ट्स मंगा के यहाँ पर बस लाकर वो कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना। अब गवर्नमेंट के पास जो मुझे नज़र आता है कि उनके पास वो विज़न नहीं है जो बाकी मुल्कों का, जो हमसे पीछे थे अब बहुत आगे निकल गए हैं, उनके पास अच्छा विजन था, हमारी गवर्नमेंट की नहीं। फिर स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। तो ये सारे कीज़ फैक्टर्स हैं। जब तक बात उधर आ जाती है, जब हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी तो हमारे ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेके लोग ही ऊपर जाएंगे, उन्होंने फिर उसको करना है। कितना टाइम लगेगा इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए, एक नस्ल को एजुकेट करने के लिए कितना टाइम दरकार है? मिनिमम भी 1 डेकेड तो चाहिए ना, 10 साल तो चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये जो इकॉनमी है तिनका तिनका करके आती है। पैसा जो आता है ना तिनका तिनका आती है और जाती है तो एकदम से जाती है। आज इंडिया ने $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बना ली अपनी। उनके पास रिजर्व $600 बिलियन के रिजर्व है। सोचना चाहिए ना हमें। हम यहाँ पर कह देते हैं कि भाई हम उनसे ज़्यादा मजबूत है, हमारे पास हर चीज़ है। अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। क्या है कि नहीं ऐसा? ऐसे ही है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वो जो लोग बैठे हैं, कि हम कैसे रैपिडली ऊपर जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस टॉक विद यू। बहुत ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम और जान कैसे हैं? सामने देखिएगा आप। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। नाम आपका? मोहम्मद रिजवान रियाज। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। ज़बरदस्त हो गया यार। बात करने का पर्पस है कि जो मैं अभी बात करने लगा हूँ इसको आपने पॉजिटिव वे में लेना है। पॉजिटिव वे में लेकर डिफरेंशिएट करना है कि क्या वजूहात हैं। कि अभी एक थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड के अंदर पीस कायम करना चाहते हो, अमन कायम करना चाहते हो, तो हिंदूज़ की वैल्यूज़ को, जो कि हिंदू के अंदर जो वैल्यू, जो उनके मज़हब की वैल्यूज़ हैं, उनको अपनाओ, फिर दुनिया में अमन कायम होगा। उनका कहना यह था कि दुनिया में जहाँ पर जंग लगी हुई है, जहाँ पर हालात ख़राब हैं, वहाँ पर हिंदू पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं।
वहाँ पर हिंदुओं की तरफ से पॉजिटिव बयानात आते हैं। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दुनिया को इस टाइम अमेरिका के अंदर 90 से बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओज हैं इंडियंस। इसके बाद यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन है, वो भी एक हिंदू हैं। तो पूरी दुनिया क्या वजूहत है कि इंडियंस को, हिंदूज को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है? हम बात तो मुसलमान की भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं हो रही। क्या वजूहत है? असल में मैं आपको एक चीज़ का लेकिन आप देखें दुनिया में हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिज़्म या जो भी है, ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप हर फील्ड में देख लें, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, इंडिया के आप बर्मा में चले जाएं, ईरान में, इराक में, शाम में, फ़लस्तीन में देख लें, ये सब लोग जो हैं ये मिलकर इस्लाम को दबा रहे हैं। अब आपने एक बात की कि जिस तरह से इस्लाम को आप दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें खुद इतना पावरफुल होना चाहिए। अभी आप देखेंगे हमारे अपने अमाल कितने को हैं। सऊदी अरेबिया में आप चले जाएं, दुबई में आप चले जाएं, वहाँ पर कल मुझे एक बंदा मिला, वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा वीडियो। दुबई के अंदर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान आके कहता है कि भाई वहाँ पर पाकिस्तानियों को पूछता ही नहीं है। हम इतने बेईमान हैं, हम वादा खिलाफी करते हैं, हम किसी चीज़ को पूरा नहीं करते। वो हमसे ज़्यादा हिंदुओं पर, इंडिया पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो इसके पीछे भी तो हमारी गलती है ना। दुनिया को हम अगर ईमानदार होकर साबित करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कुछ और होंगी। देखें, अगर हमने अपने आप को पावरफुल करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट के काबिल करना है, तो जारी बात है हमें ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन ईमानदार होने के लिए भी हमें इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें पाकिस्तान में देख लें, इस सिटी में देख लें, इस वज़ीर-ए-आज़म में देख लें, मुसलमान जहाँ जहाँ भी ख्वार हो रहे हैं उनकी अपनी वजूहात हैं। ठीक है, हम बिल्कुल भी किसी भी अदारे में हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। आप रेलवे में चले जाएं पाकिस्तान के, आप PIA में चले जाएं, आप ये जो लाहौर का है, ये CDA है या लाहौर का NDMA है, ये जो भी इदारा है, आप उसको पैसे देंगे तो आपका काम होगा। जब हम अपने इदारे में, अपने लोकल गवर्नमेंट में, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने बाहर में, अपनी मस्जिद में, अपने स्कूल में हम किसी किस्म की ईमानदारी नहीं अपनाएंगे तो दुनिया में हमारा क्या मुकाम होना है? भाई ये जो दुनिया है ये ईमानदार लोगों से भरी पड़ी है। आप ये ना देखें कि इस्लाम सबसे ईमानदार है आज के दौर में। आप ये देखें हमारी खामियां क्या हैं। नो डाउट इस्लाम प्रायोरिटी पे है, इस्लाम सबसे ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं अपनी बात करूं, हम लोग 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते यार। ठीक है, हम वक्त के पाबंद नहीं है। एक मिनट थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो इस साइकिल में से गुजरा होगा? कहीं ना कहीं उसे हमारे जैसे बेईमान मुसलमान मिले होंगे जिसको देखने के बाद उसने कहा होगा कि भाई ये मुसलमान तो वादे करते हैं, वादा पूरा नहीं करते। कोई हमारे जैसा, मेरे जैसा कोई पाकिस्तानी मिला होगा जो जिसने उसके साथ बेईमानी की होगी। आपको नहीं लगता कि हमें अपनी वैल्यूज़ को, अपनी वैल्यूज़ को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? हिंदूज की जहाँ पर भी देखो, सऊदी अरब में भी अरब भी तारीफ करते हैं, हमारी क्यों नहीं कोई तारीफ करता यार? देखें, अब एक चीज़ ये होती है कि हमारी एक मिसाल है लोकल, बद से बदनाम बुरा। मैं भी थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर किसी भी अच्छे मुसलमान को ना मिला हो ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन हम बदनाम हो चुके हैं। इस्लाम को बदनाम कर दिया गया है। देखें, सबसे ज़्यादा लाशें भी हमारी गिरती हैं और सबसे ज़्यादा बदनाम भी हमारा मज़हब है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी बात की है, हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने मुल्क को चेंज करना है। इस्लाम के झंडे के नीचे फ़िरका वारियत से निकल कर इकट्ठे होना है, फिर हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि भाई गिव एंड टेक, आप इस हाथ से हमें इज्जत देंगे तो इस हाथ से लेंगे। आपको नहीं लगता कि इसके हमें एक करने के पीछे मुल्लाओं का बहुत बड़ा हाथ है? यहाँ पर तो हम शिया सुन्नी बटे पड़े, शिया सुन्नियों को मार रहा, मुस्लिम शिया को मार रहा। अगर इस तरह ही हम दुनिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस्लाम के अलंबरदार किधर होंगे? हम दुनिया को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम तो आपस में ही लड़ मर खप रहे हैं। तो दुनिया तो हमारी कहाँ तारीफ करके हिंदुओं की करेगी या नहीं? मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं। देखें, उलमा जो है ना, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो या देवबंदी हो, ये सब उलमा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई देखे 105 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अगर कोई 100 में से एक बंदा फिरका वारियत फैलाते तो आप उसको आलम ना कहें, आप उसको मुल्ला ना कहें, आप उसको मौलवी ना कहें, आप उसको मजहबी फ़िरका परस्त कह सकते हैं। ठीक है, आप उसको मौलवी, आलम दीन, फ़िक़्ह का, हदीस का आलिम, शेख नहीं कह सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे उलमा मेरी नज़र में मौजूद हैं। आप माशाल्लाह मेरे से भी ज़्यादा दुनिया घूमे होंगे, आपकी नज़र में भी होंगे। बहुत सारे लोग खुद मुतालिया कर रहे हैं जो इस्लाम में अमन का दर्ज देते हैं, आपस में मोहब्बत का दर्ज देते हैं।
ये जो उलमा की आप बात करें, हर मौलवी फिरका परस्त नहीं है। हर मौलवी की बात नहीं कर रहा मैं, मुल्लाइज़्म कुछ जो है- कुछ मुल्ला ऐसे हैं जो ना साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ेंगे हम तरक्की कैसे करेंगे ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हम इस कंफ्यूजिंग में है कि भाई वो तुमने ऐसे कर दिया तुम काफिर, वो शिया इधर तो तुम काफिर, हम यहाँ पर हर बंदे को मुसलमान को काफिर कह रहे हैं, तो जन्नत में कौन जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, ये जो है ना, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, ये सदियों से चले आ रहे हैं। ये मुसलमानों के आपस के मामला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बर सगीर में देख ले, सबसे ज़्यादा जो मसलिम सहल है ना, ये बर सगीर में है। ठीक है, जहाँ पे सूफिया उलमा, मतलब वो मुहद्दिस या वो सूफीज़म ज़्यादा था, इस वजह से ये सारे मामलात हुए। वल्लाहु आलम, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है इसमें अच्छाई हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है यार, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है, तो ईमानदार होना पहले जरूरी है। मुसलमान है, वो जन्नत में जाएगा। आप हुकूकुल्लाह भी अदा करें, आप हुकूकुल इबाद भी करें। कोई बंदा काफिर नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिद्क़े दिल से पढ़ लेगा। और जो कहते हैं ये जो काफिर है काफिर है काफिर है, इसका क्या हाल है? मैं देखें, इसमें ये चीज़ क्लियर है कि उनको ख्याल करना चाहिए। काफिर बहुत बड़ा फतवा है, कुफर किसी को कहना बहुत बड़ा फतवा है। यार आप स्टेज पे खड़े होकर गालियां भी मैंने सुनी हुई हैं। यार बहुत निकाल दे। देखें, इसमें मेरा कसूर है, इसमें आपका कसूर है। हम फॉलो करते हैं। आपके मसलक का मौलवी स्टेज पे बैठा होगा, वो दो गालियां देगा, आप नीचे से कहेंगे नारा तकबीर, मैं कहूँगा नारा रिसालत। यार हमें ऐसे नहीं कहना, आपने कहना है कि भाई आपने गाली दी है, आप इसको साबित करो। बिल्कुल सही हो गया। और हम डरते कहते नहीं, हम उठ के खड़े होंगे, उसके 15 बंदे साइड पे बैठे होंगे, वो हमें मार देंगे। जज से पूछो। हमें जिंदा जला दिया जाएगा भाई, हमारे घर वालों को हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। हाँ जी। हमें इस चीज से बचना होगा। जज से पूछो, जज से पूछो सर, जज से पूछो तो हमारे तो अदालत की तौहीन। अगर मौलवी से पूछो तो मज़हब के आप मज़हब से बाहर हो गए। अगर आप पूछोगे हमारे आर्मी से तो आपने कर दिया भाई, लो तोड़ दिया। ये मैं बताता हूँ, देखें अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी एक बहुत रिस्पेक्टेबल अदारा है। एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं हर चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अदालत अदलिया एक बहुत रिस्पेक्टेबल अदारा है, उलमा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लोग हैं, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। हर बंदा बुरा नहीं होता, लेकिन ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हर बंदा अच्छा भी नहीं होता। एक ही दायरे में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। यार आप बुरे लोगों के पास क्यों जाते हो? उस मौलवी की महफिल में आप क्यों जाते हो जो मिंबर पे खड़ा होकर गालियाँ देता है? आप वो गाली देता है, आप नीचे से कहते हो नारा तकबीर, नहीं कहना। ठीक हो गया। मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक ब्रो। क्लियर कर दूं कि हिंदुइज़्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है। अच्छा। लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है। देखिए अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया है कि मैं किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान या इस्लाम के अलावा आखिरत में किसी भी मज़हब का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, उनकी जो भी अच्छाइयाँ होंगी उनको इस दुनिया में उनका सिला मिलेगा। इसलिए हिंदुइज़्म देखें, वो पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप देख लें, चले हम इंडिया की बात करते हैं, तो वो हमसे हर फील्ड में आगे हैं। रेलवे देख लें, फ़्लाइट्स देख लें, आप उनके इंजीनियर्स देख लें, सिविल देख लें, जो भी इदारा देखें वो हमसे बहुत आगे हैं। इसलिए वो दुनिया में अपना वो पैसे के बलबूते पर अपनी तारीफ़ करवा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए। कम से कम हम मुसलमान होते हुए हम इस्लाम को अपनाएं। ठीक है, हम 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते। ठीक है, तो हमने इस्लाम को क्या, हम अपनी ज़िंदगी में इस्लाम लाएंगे। अपनी ज़िंदगी में जब इस्लाम आ जाएगा तो हम पाकिस्तान में इस्लाम लाएंगे। पाकिस्तान में आएगा तो फिर हम दुनिया को बताएंगे कि इस्लाम जो है ये अमन का दर्स देता है, इस्लाम जो है ये इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम जो है ये अच्छाई और बुराई में फ़र्क को वाज़िया करता है। अब आपने बात की इस्लाम की, आपने अच्छी बात की, लेकिन आपने जो हिंदुइज्म के बारे में बात की ऑन द कैमरा रहकर, हमें थोड़ा सा किसी भी रिलीजन के बारे में बुरा कहने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए ऑन द कैमरा। हम अगर